कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी जो डिपेंड कर रही थी ऑन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी सोल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल तादाद के ऊपर डिपेंड कर रही थी। और इसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए एक शर्त ये भी थी उसके अंदर के जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करें वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या फ़र्क होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जब इनको किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अपने आइंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और जितनी भी हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले स्टडी की, जैसा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हमने डिस्कस की तो ये सारी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मुराद था कि वो अपने पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन नहीं थे हो रहे। अगर वो अपने पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाते तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पहले ही पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जानी थी। यानी कि अगर नंबर ऑफ़ आइंस डबल हो जाते, पार्टिकल्स डबल हो जाते तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो जानी थी। तो पहले तो हमने जितनी डिस्कस की वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए की, पर अब जो बात करने लगे हैं वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो जाके सोल्यूशन के अंदर अपने पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। द कोलिगेटिव इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। कौन से सोल्यूशन का? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं? जो जाके अंदर पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अगर वो पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, वो ऑलवेज ग्रेटर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए तो वो कोलिगेटिव इफेक्ट भी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बजाय किसके? देन दैट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेम मोलर कंसनट्रेशन। यानी जो हम कंसनट्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम रहेगी, पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो जाके पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन नहीं होगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी। जबकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो जाके अपने पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वो ज़्यादा हो जाएगी, कोलिगेटिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। इसी को फर्स्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो वेंट हॉफ ने किया, यानी उसने बोला कि इन दोनों का एक रिलेशनशिप निकालें जिससे हमें पढ़ना आसान हो जाए, ताकि कोई भी अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं वो अगर अंदर जाके अपने आइंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो उसके लिए क्या काम किया जाए। तो उसके लिए वेंट हॉफ ने इन 88 यूज़ एक फैक्टर किया आई, जिसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसने डेफिनेशन की द रेशियो ऑफ कोलिगेटिव इफेक्ट। रेशियो यानी कि दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही होंगी। रेशियो ऑफ कोलिगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन दे रहा हो। यानी कि सपोज करें डेल्टा एफ हमने ले लिया फ्रीजिंग पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा था? जिसके अंदर वो जाके पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। टू द करस्पॉन्डिंग इफेक्ट फॉर द सेम कंसंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, और उसको डिवाइड कर देंगे हम उसके साथ जिसके अंदर वो अपने आइंस के अंदर जाके ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। यानी कि जो नॉट का साइन हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, ज़ीरो का ये यूज़ हो रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट को, और जिसके साथ ये ज़ीरो का साइन यूज़ नहीं होगा वो यूज़ हो रहा होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब अपने आइंस में ब्रेक डाउन हो रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, और ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसने ये रिलेशनशिप दिया। इसने बोला हम पहले फ्रीजिंग पॉइंट मालूम कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का कोई एक्सपेरिमेंट करके, उसके बाद एक करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और बाद में दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी उसने कैलकुलेशन की, यानी कि डेल्टा टी एफ जो कि यहाँ पे नॉट इधर डिवाइड हो रहा था और दूसरी तरफ लेके उसको मल्टीप्लाई कर दिया आई के साथ, ताकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाए इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो कि डेल्टा एफ था, डेल्टा टी एफ। अब जो हमारे पास डेल्टा टी एफ नॉट है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, वो इक्वल होता है के एफ मल्टीप्लाइड बाई मोलैलिटी। के एफ हमारे पास कांस्टेंट था जिसको हमने बोला फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1/W1, जो कि मैस ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। अब जबकि 1000 नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो ऊपर आएगा, रीअरेंज करेंगे तो वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। W2 M2 1000 डिवाइडेड बाय W1, जो कि मैस ऑफ सॉल्वेंट, W2 है मैस ऑफ सोल्यूट, और M2 है मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। अब ये हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू आ गई। यही मोलैलिटी की वैल्यू हम डेल्टा एफ के अंदर के एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा टी एफ नॉट की पूरे की एक कैलकुलेशन वैल्यू आ गई। इसी डेल्टा एफ नॉट को हम
इधर बेसिक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे डेल्टा टी एफ नॉट की जगह पे। जब हम डेल्टा टी एफ नॉट की जगह पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे आई इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, यानी अगर हमें ये फैक्टर मालूम हो जाए, W2 जो मैस मालूम और 1000 वैसे ही कांस्टेंट है, W1 मैस ऑफ सॉल्वेंट है, M2 मोलर मैस ऑफ सल्यूट, यानी कि जो सल्यूट ऐड कर रहे हैं, जो सल्यूट ऐड कर रहे हैं वो हमने ये बात का ज़रा सोचना है कि वो जाके अंदर अपने आइंस के अंदर ब्रेकडाउन तो नहीं हो जाएगा, पर KF हमें मालूम हो जाए तो हम डेल्टा F मालूम कर सकते हैं। और ये सेम इफ़ेक्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क आएगा, वो होगा कि इसके कांस्टेंट KF आएगा, इसका KB आएगा। इसके कांस्टेंट को हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं और इसके कांस्टेंट को हम बोलते हैं मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट का एक दूसरा नाम है बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और इसके बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यानी कि ये सबके लिए सेम इफेक्ट देगा, बस यहाँ पे फैक्टर यानी कि कांस्टेंट चेंज होता जाएगा। यानी आई को अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स डिवाइडेड बाय फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे ना फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट लेंगे फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरह वेपर प्रेशर, जो लोअरिंग का वेपर प्रेशर था, वो पहले लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए और डिवाइड कर देंगे फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। यहाँ से हम जो है ना एक छोटे से रिलेशनशिप को भी देखेंगे, जो कि ये है कि ये जो डेल्टा टी एफ जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है M2 के। M2 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सल्यूट, यानी कि उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के भी। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि इक्वल होती है फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। सब्सक्रिप्ट के जो जीरो हमने यूज़ किया गया था, इसका मतलब यही था कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होगा जो अपने आइंस के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होगा, जिसके अंदर सल्यूट, और इसके अंदर जाके सल्यूट अपने आइंस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा। ये इक्वल होता है M0 के। M0 हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मैस कैलकुलेटेड फ्राम फार्मूला, जो कि डायरेक्ट हमें फार्मूला दे दिया जाएगा, हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस आ जाएगी। और M क्या है, M हमारे पास मॉलिक्यूलर मैस है जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट यानी कि ऑब्जर्व डाटा करने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी। और जब भी हम लेते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट आता है विल ऑलवेज लेस, वो हमेशा कम आता है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे होते हैं तो अगर नंबर ऑफ आइंस यानी कि जो हमने अंदर सल्यूट ऐड किया और वो था इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट्स था तो वो जाके अंदर अपने आइंस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाएगा। जितने ज़्यादा आइंस बनेंगे उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी, जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होंगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोलर मैस, जो कि मैंने अभी पहले रिलेशनशिप दिखाया M2 के। यानी अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा तो मॉलिक्यूलर मैस उसकी कम हो जाएगी। इसी वजह से वो कह रहा था एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट विल ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड फ्राम फार्मूला। यानी वो कह रहा है अगर आप फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो कोई और आंसर आएगा, जबकि रियलिटी में हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ जाके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स अपने आइंस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाते हैं। अगर वो आइंस के अंदर ब्रेकडाउन हो जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। जितने पार्टिकल ज़्यादा उतनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा, जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मॉलिक्यूलर मैस के, तो वो उतने मॉलिक्यूलर मैस कम होता जाएगा। और वैल्यू ऑफ आई इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, हमेशा आई की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 आती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मैस ऑब्जर्व की जाती है एक्सपेरिमेंट से वो कम होती है। ऊपर वाली वैल्यू जो हम फार्मूला में पुट करके वैसे ही निकाल लेते हैं वो ज़्यादा होती है। तो जब भी डिवाइड आएगी तो आंसर हमेशा 1 से उसका ज़्यादा ही आएगा।